हेलो बच्चों, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का आज है लेक्चर नंबर 3। हमने कहा कि हर वो टॉपिक कवर कराएंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जितना मैं पढ़ा दूंगा सिर्फ उतना ही सुन के जाना। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, एक बार भी मैंने नहीं कहा कि पढ़ के जाना या लिख के जाना, रट के जाना। इन्वायरमेंटल एजुकेशन मैंने कई बार बताया कि भाई 50 नंबर का है, जिसमें 17 नंबर आएंगे। किसी भी तरह का कोई एमसीक्यू इसमें नहीं आता है, प्योर थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। अपने इन्वायरमेंट के बारे में इतना आपको पता है, जस्ट मैं थोड़ा सा बूस्टअप दे रहा हूं, राइट। मैं खुद बताता हूं कि जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं, बहुत काफी लंबे समय तक हम लोग लाइव क्लास में जुड़ते थे जब ये सिस्टम नहीं हुआ करता था, है ना। वहां पे भी इन्वायरमेंटल के बारे में एक बार मैंने पोल निकाला था कि कितने कॉलेज में चलता है, कितने कॉलेज के टीचर्स को पता है। तो लगभग 70% बच्चों का कहना यही था कि उनके कॉलेज में किसी को नहीं पता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। 10% बच्चों के कॉलेज में चलता था, और बीच में जो 20% बच्चे, उनको पता तो था लेकिन टीचर्स कहते थे अपने मन से पढ़ लेना, ये सब्जेक्ट पढ़ाया नहीं जाता, अपने मन से पढ़ लेना। सोच के देखो, फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर के 6 सब्जेक्ट और एडिशनल 1। समय से पहले यूपी, ये मैं अब तक खत्म कर चुका होता अगर किसी और बोर्ड में होता, लेकिन ये कंपलसरी ही सिर्फ और सिर्फ आपके यूपीबीटी के लिए है, इसीलिए यूपीबीटी के साथ खत्म कर रहा हूं, राइट। मतलब बिफोर टाइम पूरा का पूरा 100% सिलेबस को एकदम परफेक्ट तरीके से खत्म किया, जिसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो भाई। एक संस्था है IUCN, जिसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, इंटरनेशनल लेवल पे है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। पहले इसका जो नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर था, जो कि बाद में 1948 में फ्रांस में इसका नाम बदल के इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर रख दिया गया, है ना। कोई जरूरी नहीं, चूंकि एमसीक्यू नहीं, बस जानने के लिए, जानकारी के लिए याद रखो। ओके, ठीक। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। कि भाई सबसे पहले समझते हैं कि ये बायोडाइवर्सिटी है किस चिड़िया का नाम। अब चिड़िया से याद आया, चिड़िया में आपको पता है बर्ड्स कितने तरीके की। ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये मतलब जीवों के अंदर विविधता, लाइफ में विविधता। जैसे इतने सारे ह्यूमन बीइंग हैं, किसी का चेहरा किसी से नहीं मिलता, सब एकदम सिमिलर नहीं है, ठीक। ह्यूमंस की, स्पेशली होमोसेपियंस की बात करें तो देखो, 10 लोगों को एक लाइन से खड़ा कर दो, 10 लोगों में अलग अलग चीजें, अलग अलग तरह के चेहरे हैं। कुत्ते देख लो, डॉग का केस देख लो, कुत्ते देख लो, हैं। प्लांट्स में आ जाओ, आम देखो, आम का सीजन आने वाला है, कोई दशहरी आम है, कोई राजापुरी है, कोई हापुस है। तो ये क्यों है? ये बायोडाइवर्सिटी है। मींस कोई भी चीज एक दूसरे से एकदम एग्जैक्टली क्लोन नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन जरूरी है, ये बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से। आप सिंपली देखो, हम लोग जैसे यूपी में है ना, यूपी में देखो, यूपी वालों के चेहरे थोड़े से अलग तरीके के होंगे। यही आप पहाड़ों पे चले जाओ, पहाड़ों पे जो लोग रहते हैं वो भी होमोसेपियंस ही हैं, उनके चेहरे अलग तरीके के हैं। आप ब्रिटेन में चले जाओ, यूनाइटेड स्टेट में चले जाओ, वहां पे चेहरे थोड़े अलग तरह के दिखेंगे। साउथ अफ्रीका में चले जाओ, वहां पे अलग तरह के होंगे। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन, इकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बना देता है। बात समझे? इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। गाय देख लो, भैंस देख लो, है तो गाय, है तो भैंस, लेकिन अलग अलग तरह की दिखेगी, ठीक है कि नहीं। बहुत सारे पेट्स लोग घरों में पालते हैं। पेट्स देख लो, बिल्ली देखो, सिंपल है, 10 ठो बिल्ली एक तरह ले आओ, देखो उन सब में भी सिमिलरिटी नहीं एग्जैक्टली, है ना, अलग अलग है। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी की वजह से है। अब यहाँ का आदमी पहाड़ों पे सरवाइव करने जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी उसको, है ना। मतलब
अडॉप्टेशन तो हमारा बिहेवियर है, अडॉप्ट कर लेंगे, लेकिन समस्याएं आती हैं। तो ये सब क्या है, यही है बायोडाइवर्सिटी। तो देखते हैं भाई, द टर्म बायोडाइवर्सिटी सबसे पहली बार बताया था वॉल्टर जी रोजन, जिसको कई बार WG रोजन भी बोलते हैं। 1986 में, कई जगह पे 1985 में भी है, लिखा है ना। तो 1985 में प्रपोज किया था और 1986 में ये पब्लिश हो गया था, राइट। द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, ये दो टर्म से, दैट इज बायोस, बायोस मतलब होता है लाइफ, और लैटिन टर्म, ये लैटिन टर्म है। डाइवर्सिटेंस का मतलब होता है वैरायटी और डिफरेंस, वैरायटी ऑफ लाइफ या लाइफ में डिफरेंस। जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें एक दूसरे में एग्जैक्टली दो भाइयों के चेहरे एक दूसरे के एकदम सेम नहीं होते। एक परिवार में एक माता पिता से जन्म लेने वाले 3 बच्चे, 2 बच्चे भी एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते। वो क्यों नहीं होते, उसके पीछे का रीजन बायोडाइवर्सिटी है। और बायोडाइवर्सिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोलॉजिकल कहोगे, इकोलॉजिकल कंडीशन तो सेम है। बायोडाइवर्सिटी 3 तरह की है, एक स्पीसीज की है, ठीक, जेनेटिक है, और इकोसिस्टम वाली या इकोलॉजिकल है। हम एक एक करके देखेंगे, पहले इधर समझते हैं। होल वर्ड बायोडाइवर्सिटी जनरली देयरफॉर मींस वैरायटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी इज द डिग्री ऑफ वेरिएशन ऑफ लाइफ। डिग्री, कितना वेरिएशन एक से दूसरे में है, ठीक है। इट इज मेजर्स ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अगर अलग अलग इकोसिस्टम में, भाई प्लांट्स की बात करो, प्लांट्स, पहाड़ों के प्लांट्स देख लो, दूसरे तरीके के होंगे। वही समुद्र के किनारे के प्लांट्स देख लो, मीन्स इकोलॉजिकल सिस्टम, क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई तो प्लांट्स का आकार प्रकार भी चेंज हो जाता है, ओके। तो टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी की बात करें, स्पीसीज के बेस पे, एक एक स्पीसीज के बेस पे, है ना। मीन्स कोई चूहा है तो चूहे की स्पीसीज ले लो, चूहे अलग अलग के। कबूतर ले लो, इंसान ले लो, छिपकली ले लो, स्नेक ले लो, कहते हैं सांप है। देखो कितने तरीके के सांप दिखते हैं, स्पीसीज तो उनकी सांप वाली है, ठीक। जैसे हमारी स्पीसीज क्या, होमोसेपियंस है, लेकिन हम क्या दूसरे से सिमिलर मिलते हैं। आप जितने लोग घर में हो क्या एक जैसे हो, नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी है, लिविंग बीइंग में डिफरेंस है, राइट, ठीक। फिर इकोसिस्टम की वजह से देखो पहाड़ भी है ना, पहाड़ दिखा दिया गया यहाँ पे तराई एरिया दिखा गया, और नीचे जल वाला यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम है। इनका भी फर्क पड़ता है। आप मछलियों को देखो, कुछ मछली बड़ी होंगी, कुछ छोटी होंगी, है ना, कुछ बहुत छोटी होंगी, कुछ बहुत बड़ी होंगी, है तो फिश, स्पीसीज तो फिश वाली ही है, लेकिन सब में डाइवर्सिटी है कि नहीं, ठीक। तो इसके पीछे का रीजन है जेनेटिक में अलग अलग जीन्स, डीएनए में चेंजेस आ गए, कोडॉन्स में चेंज आ गए, है ना, तो वो अलग दिखने लगते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो स्पीसीज, जेनेटिक और इकोसिस्टम पे छोटा छोटा सा हम लोग जान लेते हैं क्या है। स्पीसीज के बेस पे देखो, स्नेक, स्नेक देखो कितना है, तो स्पीसीज स्नेक की कई तरह के दिखेंगे, ठीक। शेर को ले लो, कई तरह के दिखेंगे। बर्ड्स ले लो, चिंपैंजी ले लो, है ना, बटरफ्लाई ले लो, कोई लाल दिखेगी बटरफ्लाई, कोई पीली दिखेगी, कोई ब्लू कलर की दिखेगी। अल्टीमेटली स्पीसीज कौन सी, बटरफ्लाई की, लेकिन उन सब में सिमिलरिटी है क्या, नहीं है, अलग अलग है ना। इवन रोज देख लो, गुलाब है, गुलाब देखो कोई लाल दिखेगा, कोई पीला दिखेगा, कोई ब्लू दिखेगा, कोई व्हाइट दिखेगा। तो ये किस वजह से, ये बायोडाइवर्सिटी है, ओके। बाय स्पीसीज में, स्पीसीज डाइवर्सिटी रेफर्स द वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ, अभी इसको हम हिंदी में भी समझाएंगे, डोंट वरी, दोनों लैंग्वेज में लेके आया हूं मैं, ओके। क्योंकि इसको मैंने क्या कहा था, 1 हफ्ते में तैयार करा दूंगा, तो खाली अंग्रेजी पढ़ाऊंगा तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। एक ही एरिया में, एक ही जंगल में अलग अलग तरह की स्पीसीज पाई जाती हैं, ठीक। इट इज द बायोडाइवर्सिटी एट मोस्ट बेसिक लेवल। एक ही जंगल में ये सब मिल जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल द स्पीसीज रेंजिंग फ्रॉम प्लांट टू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नो टू इंडिविजुअल सेम स्पीसीज आर एग्जैक्टली सिमिलर। एक ही स्पीसीज के कोई भी दो लोग
है ना, एक ही स्पीसीज के कोई भी दो इंडिविजुअल, चाहे प्लांट के हों, चाहे एनिमल के हों, चाहे इंसेक्ट के हों, चाहे बर्ड्स के हों, चाहे ह्यूमन बींग्स के हों, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। इसी को हम बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल में सबसे पहले ह्यूमंस शोज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अमंग देमसेल्फ। है, आप और आपका पड़ोसी एक जैसा है क्या? भाई से नहीं सिमिलरिटी होती है। ओके, तो ये क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी। दूसरी बात करते हैं हम जेनेटिक डाइवर्सिटी की। फ्रॉग की बात करूं, है फ्रॉग की बात, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन अमंग द जेनेटिक रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, एक भाई जीन्स अलग अलग तरीके के, एक फैमिली के अलग जीन्स, दूसरे फैमिली के अलग जीन्स होते हैं, तो जेनेटिक के बेस पे उनका क्रियाकलाप, कुछ लोग छोटे होते हैं, कुछ लोग बड़े होते हैं, उनमें जीन्स का डिफरेंस है। कुछ लोगों का दिमाग तेज होता है, कुछ लोग मारपीट में ज्यादा तगड़े होते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये सब अलग अलग तरीके के इस जीन्स का कमाल है। दैट इज व्हाई एवरी ह्यूमन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक, नहीं तो कहेंगे इस परिवार का बच्चा दूसरे परिवार से अगर सिमिलरिटी हो गई तो कहेंगे लो भाई ये तो मामला गड़बड़ है। हो सकता है कि नहीं भाई? ये सिमिलरिटी तो गड़बड़ हो जाएगी। इसीलिए जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एक पेरेंट्स के ऑफ स्प्रिंग्स में, एक जनरेशन में जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है वो दूसरे से मैच नहीं खाएगी, राइट। तो ये मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। ओके, सिमिलरली देयर आर द डिफरेंट वैरायटी इन द सेम स्पीसीज। जैसे राइस की बात करो, व्हीट की बात करो, मेज की बात करो, बेरली की बात करो, हर बार लोग भाई, जैसे राइस कहाँ से मिलेगा? धान से मिलेगा, है ना। व्हीट कहाँ से मिलेगा? गेहूं से मिलता है। जब सीजन आता है, जैसे अभी राइस का, धान लगाने का सीजन आ रहा है, बारिश में लगता है ना, गर्मियों में गेहूं लगता है। हर बार लोग नई वैरायटी लेके आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ जेनेटिक चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी पैदावार बढ़ जाती है, उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। कि भाई एक बीघे में मान लिया 10 क्विंटल निकला, तो अब की बार टारगेट रहेगा कि भैया 16 क्विंटल निकले। क्यों? जितना ज्यादा वजन रहेगा उतना ज्यादा फायदा। ठीक, तो ये किसकी वजह से हो पाता है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं इसको, कलेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसमें जो भी चीजें हैं, चाहे प्लांट्स की बात करो, चाहे एनिमल्स की बात करो, चाहे ह्यूमन बींग्स की बात करो, इकोसिस्टम में लिविंग और नॉन लिविंग बींग के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन के को ही हम क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक, उस क्लाइमेट की वजह से उनका रख रखाव, उनका देखने का आकार प्रकार चेंज हो जाता है। मतलब देयर इज द इंटरेक्शन विद ईच अदर। किसका? लिविंग एंड नॉन लिविंग का। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी रिफर्स द वेरिएशन इन द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज लिविंग टुगेदर एंड कनेक्टेड बाय फूड चेन। फूड चेन से कनेक्टेड है, ठीक है। इट इज द डाइवर्सिटी ऑब्जर्व्ड अमंग द डिफरेंट इकोसिस्टम रीजन। डाइवर्सिटी इकोसिस्टम लाइक जैसे डेजर्ट हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया, मैंग्रोव्स हो गया, इंक्लूडिंग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वही सेम प्लांट अगर आप डेजर्ट में देखो, ऐसी जगह देखो जहां बारिश ज्यादा होती है, मैंग्रोव्स में जाके देखो, सेम प्लांट अलग अलग तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि वहां का इकोसिस्टम का असर उस प्लांट पे पड़ रहा है। मैंने कहा ना, पहाड़ों पे रहने वाले लोग अलग तरीके के दिखते हैं, यहाँ पे हम लोग अलग तरीके के दिखते हैं। दूसरे इकोसिस्टम में चले जाओगे, दूसरे इकोलॉजिकल कंडीशन में चले जाओगे, तो वहां के लोग अलग तरह से दिखने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। इसी तरीके से बना बना के लिख डालना। थोड़ी हिंदी में बात कर लेते हैं, है ना। हिंदी में बात करते हैं इसकी। ओके, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? जैव विविधता। जैव विविधता दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी, जिसका मतलब होता है डाइवर्सिटी, विविधता अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या या उनकी विविधता को जैव विविधता, है ना। अलग अलग जगह पे पाए जाने वाले लोग अलग अलग तरीके के दिखते हैं, अलग अलग नंबर्स में मिलते हैं। जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, है ना। जैसे हम लोग ध्रुवीय क्षेत्र, जो पोलर एरिया होते हैं, और बढ़ते हैं तो प्रजातियों की विविधता कम हो जाती है, किंतु जीवधारियों की संख्या अधिक हो जाती है। यार देखो, बहुत
टफ हिंदी है, अंग्रेजी में तो हमने समझा दिया है ना। इसको तुम लोगों के लिए लेके आओ, जैव विविधता को किन स्तरों पे समझा जा सकता है, मतलब टाइप्स ऑफ जैव विविधता। तो आनुवांशिक बोले तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है ना, स्पीसीज प्रजातीय विविधता मतलब स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी मतलब परितंत्रीय विविधता। आनुवांशिक में क्या होता है, आनुवांशिक जैव विविधता में किसी प्रजाति के जीवों का वर्णन किया जाता है जिनके जीवन के निर्माण के लिए जीन्स, भाई सबका जो बॉडी रेगुलेट करती जो फंक्शनैलिटी है वो किस पे बेस्ड रहती है, जीन्स पे रहती है, राइट। एक मूलभूत इकाई होती है जीन्स। किसी प्रजाति में जीव की विविधता ही आनुवांशिक मीन्स अलग अलग तरह के जीन्स मिलते हैं, इसलिए वो अलग तरह के दिखते हैं, अलग तरीके की उनकी कार्यप्रणाली होती है, ठीक है। स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी की बात करें, प्रजातीय विविधता की बात करें, निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों के अनेक रूप, एक जंगल ले लो अनेक तरीके के दिखेंगे, एक ही जंगल में कई तरीके के सांप दिखने लगते हैं ना। जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहे जाते हैं। हॉट स्पॉट के बारे में बात करेंगे जहां पे नंबर ऑफ स्पीसीज ज्यादा मिलती हैं। एक लिमिटेशन है कि 15,000 से ज्यादा स्पीसीज अगर किसी एरिया में मिलती हैं तो उस एरिया को हम हॉट स्पॉट एरिया बोलते हैं, राइट। तो 4 तरह के हॉट स्पॉट हम पढ़ेंगे अभी इसी लेक्चर में, ठीक। तो इकोसिस्टम या परितंत्रीय विविधता, परितंत्रीय विविधता परितंत्रों की संख्या, ठीक, मीन्स इकोसिस्टम की संख्या, उनके विस्तारण और परितंत्रीय प्रक्रियाएं, आवास स्थानों में भिन्नता, मतलब जो लोग पहाड़ पे रहते हैं वो दूसरे तरीके से रहेंगे, जो लोग पानी के किनारे रहते हैं वो दूसरे तरीके से रहेंगे, जो लोग तराई क्षेत्र में रहते हैं वो दूसरे तरीके से रहेंगे, क्योंकि उनका सिस्टम बदल जाता है, इकोसिस्टम बदल जाता है, ओके। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंस क्या है भाई बायोडाइवर्सिटी की, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ते हैं हम। तो बायोडाइवर्सिटी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम। अगर इकोसिस्टम का बैलेंस ना बने तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। किसी एक प्रजाति की संख्या अगर लगातार बढ़ती चली जाए, किसी एक अगर, तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, मींस खाली शेर बढ़ जाए, ठीक भाई। कहते हैं एक समय में डायनासोर हुआ करते थे, सारे पेड़ पौधे खा गए, है ना, तो फिर डायनासोर भूखों मर गए, भाई कहाँ चले गए, एक्सटिंक्ट हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि वो खाते इतने ज्यादा थे, इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो नहीं पाता था। तो किसी भी जाति की जरूरत से ज्यादा और कोई जाति अगर एक्सटिंक्ट होने लगेगी तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, जैसे आज की डेट में हो रहा है। ह्यूमंस की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है और वहीं प्लांट्स की जनसंख्या घटती चली जा रही है, हर तरह के जानवर की जनसंख्या घटती चली जा रही है। क्यों, क्योंकि ह्यूमंस अपने फायदे के लिए डिफॉरेस्टेशन करता चला जा रहा है, जंगल काटते चले जा रहे हैं, पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाता चला जा रहा है। नदी और तालाब, एक हम लोग छोटे छोटे थे, हर गांव में 2-4 तालाब हुआ करते थे, 1-2 तो फिक्स है। आज की डेट में चले जाओ, मतलब तालाब तो छोड़ो, कुआं नहीं मिलता, तालाब छोड़ो कुआं नहीं मिलता, ये स्थिति आ गई। तो अब अंदाजा लगा लो, जहां जंगल हुआ करते थे वहां देखो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बन गए हैं, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन गए हैं। तो स्थिति क्या है, पहले 1 फ्लोर के घर होते थे, 2 फ्लोर तो होते ही नहीं थे, ठीक। फिर 2 फ्लोर के हुए, फिर भी लोग पहले दूर दूर रहा करते। अब तो 50 मंजिल बनती नहीं है, उससे पहले बिक जाती है। सोच के देखो कितनी तेजी से ह्यूमन की जनसंख्या बढ़ रही है, और ह्यूमन की बढ़ेगी तो ह्यूमंस अपने फायदे के लिए बाकी हर चीज को खत्म कर देता है। ह्यूमन बीइंग से बड़ा, मतलब डिस्ट्रक्शन वाला इंसान कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता भाई। नेचर को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो ह्यूमन बीइंग ने। किसी भी इकोसिस्टम का अगर बैलेंस बिगड़ा है तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग। आज की डेट में देखो, समय पे बारिश नहीं होती, जरूरत से ज्यादा गर्मी होती चली जा रही है, ठीक। ठंडी होती तो चरम पे हो जाती है, होती कि नहीं होती, कहीं भी अर्थक्वेक आ जाता है। अभी रिसेंट देखो उत्तराखंड में, है ना, कब भूकंप आया, पूरा गांव का गांव, जगह जगह देखो लैंडस्लाइड होती रहती है। क्यों, क्योंकि बिना रिसर्च के जगह जगह तुम हाईवे बनाते चले जाओगे तो प्रॉब्लम तो होगी ना भाई। अगर पहाड़ को काटना, कहते पृथ्वी में बैलेंस है, कहीं पहाड़ है, कहीं नीचे है, कहीं ऊपर है, तो ये सब बैलेंस है। अगर वो बैलेंस बिगाड़ दोगे, तराजू है,
तराजू को बैलेंस करते हैं, अगर एक तरफ ज्यादा वजन डाल दोगे तो डिसबैलेंस हो जाएगा। वही हो रहा है, पहाड़ काट रहे हो आप बिना किसी रिसर्च के कि उसके नीचे का कंडीशन क्या है, तो जाहिर सी बात अर्थक्वेक तो आएगा, और वहां क्या अभी तो हर जगह आएगा। ठीक है, तो खैर it refers the number of different species belonging to the particular region. Biodiversity, each species has major role play the ecosystem. जो भी बायोडाइवर्सिटीज होती हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं इकोसिस्टम में हमारे। जैसे इकोलॉजिकल रोल, इकोलॉजिकल रोल के लिए जैसे क्या रोल है भाई, जैसे इन्वायरमेंट में है अलग अलग तरह की स्पीसीज है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई प्राइमरी कंज्यूमर है, कोई सेकेंडरी कंज्यूमर है, कोई टर्सरी कंज्यूमर है, कोई डिकम्पोजर है। तो ये एक फूड चेन पूरी प्रॉपर बनी है। तो इनमें अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम होगी, राइट। प्ले मेजर रोल तो प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट। अगर डिकम्पोजर नहीं होंगे तो जितना भी वेस्ट निकलेगा वो सड़ता रहेगा, है ना। तो डिकम्पोजर भी जरूरी है और प्रोड्यूसर भी जरूरी है। फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द इकोसिस्टम, ये एक स्टेबिलिटी बना के रखते हैं। इकोनॉमिकल बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत सारे जो बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे प्लांट्स हो गए, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इकोनॉमी को मेंटेन करके रखते हैं। बहुत मतलब ये देखा गया है कि बहुत सारी, जैसे सपोज करो सबसे खतरनाक बीमारी एंटी कैंसर, ये माना गया कि 70% इसकी ड्रग्स कहाँ से, ये हर्बल ओरिजिन से हैं, प्लांट ओरिजिन से हैं, है ना। तो भाई ये तो इतना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली कि अब त्रेता युग में रामायण में देखो, जब सब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा तो जितनी भी शक्तियां और जितने भी वैद्य थे दुनिया में, ये हुआ कि इनको कोई बचा नहीं सकता। उस वक्त याद क्या आया, यही हमारे हर्बल सोर्सेस, हर्बल सोर्सेज याद आए, संजीवनी बूटी मिलेगी, है ना। तो वो संजीवनी बूटी मीन्स वही हर्बल सोर्स एक्सट्रैक्ट करके जब उनके मुंह में डाला गया तो सोचो दुनिया में कोई दवा नहीं बनी थी जो उस शक्ति बाण का इलाज हो, लेकिन हर्बल ओरिजिन्स में इतनी ताकत थी। आज भी जो चमत्कार होते हैं एलोपैथ और होम्योपैथिक जहां बेकार हो जाते हैं वहां आयुर्वेद चलता है, राइट। तो ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं, बहुत सारी डाई है, पेपर है, वैक्स है, रबर फैक्ट्रीज चलती हैं इन पे, है ना। तो इकोनॉमिकली जो है बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी, साइंटिफिक रोल, इकोसिस्टम कंट्रीब्यूट्स प्रोवाइडिंग इनफ एविडेंस। इकोसिस्टम में बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो बताते हैं कि लाइफ के इवोल्यूशन के टाइम पे किस तरीके से इंसान या कोई भी चीज इन्हीं बायोडाइवर्सिटीज के बेस पे, भाई डाइवर्सिटी आई तभी तो एक दूसरे से चेंज होते गए, किस तरीके से एक दूसरे को मेंटेन रखने का काम इस इकोसिस्टम ने या इस बायोडाइवर्सिटी ने किया है। मींस सब डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे, तभी तो ये इकोलॉजिकल सिस्टम हुआ। ठीक है, हिंदी में देख लो भाई, जैव विविधता के आर्थिक महत्व, पहले हम इकोनॉमिकल महत्व की बात करें जिसमें हमने बात करी थी, है ना। सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। महत्वपूर्ण संसाधन मीन्स एक इकोनॉमी का सोर्स है। ठीक, जैसे बहुत सारे हैं जिनकी उपयोगिता फूड प्रोडक्ट्स बनाने में, औषधियां बनाने में, कॉस्मेटिक बनाने में, है ना। तो इनसे क्या, इनको बेचते हैं तो बेचने के बाद क्या होता है, उससे अर्निंग होती है। साथ ही यह संसाधनों का विभाजन और बंटवारों को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। जहां पैसा वहां पे विवाद। ठीक है, खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मछली और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व हैं। भाई खाद्य फसलें, है ना, जो क्रॉप्स होती हैं, देखो उनको भी लोग पैदा करते हैं, ठीक, पैदावार उनकी ज्यादा होती है, बेचते हैं, उससे इकोनॉमी मेंटेन होती है। पशुओं का बहुत बड़ा व्यापार है, जंगलों में लकड़ियों की कटाई करते हैं, है ना। बहुत सारे मत्स्य फिश पालन बहुत ज्यादा है, दवा के लिए, ये सब सोर्सेज हैं। जैव विविधता का पारिस्थितिकी मीन्स इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल महत्व क्या है। जीव प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण करके उसका संग्रहण करती हैं, मीन्स फोटोसिंथेसिस। जैसे प्रोड्यूसर की बात करें, प्लांट सोलर एनर्जी लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, कार्बनिक पदार्थ मतलब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उत्पन्न और विघटित करती हैं।
ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को क्या करेंगी, बनाएंगी। जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखते हैं, ठीक, बनाए रखते हैं, सहायक होती हैं। वायुमंडलीय गैस स्थिर करती हैं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अदरवाइज ये प्लांट्स ना हो तो ये जो वेस्ट गैसेस निकलती हैं इनका बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। हम लोग लगातार कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं तो क्या होगा, सब कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऐसी मशीनरीज हैं जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूअसली निकलता रहता है। और ये बैलेंस बनाने का काम कौन करते हैं, हमारे ये पारिस्थितिकी तंत्र हमारे करते हैं, है ना। पारिस्थितिकी क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जिनकी अधिक विविधता होगी वो प्रतिकूल स्थितियों में रहने की संभावना उतनी अधिक होती है जितनी, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी जरूरी है। जितना ज्यादा एक दूसरे से लोग अलग होंगे, मींस क्रियाकलाप में डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा उनके अलग अलग एटमॉस्फेयर, मींस एडॉप्टेशन पावर उनमें उतनी ज्यादा होगी। जैव विविधता के वैज्ञानिक महत्व क्या है, जो हमने साइंटिफिक महत्व, वैज्ञानिक अध्ययनों से वर्तमान में मिलने वाली जितनी भी जैव प्रजातियां हैं यह जान सकते हैं कि जीवन के आरंभ में, स्टार्टिंग में, ठीक है, कैसे जीवन के आरंभ में कैसे हुआ और भविष्य इन पर किस तरीके से विकसित हुआ, मीन्स जीवन का आरंभ कैसे हुआ, ठीक। ये जो साइंटिफिक सिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी है, इससे पता चलता है कि जीवन की जब उत्पत्ति हुई थी तो वो किस तरीके से हुई थी और भविष्य कैसा विकसित होगा। परितंत्र को कायम रखने के लिए प्रत्येक भाई डिकम्पोजर भी जरूरी है, प्रोड्यूसर भी जरूरी है, प्राइमरी कंज्यूमर भी जरूरी है, सेकेंडरी भी जरूरी है, टर्सरी भी जरूरी है। हर किसी का अपना महत्व है और ये बैलेंस अगर बिगड़ा तो फिर सब सिस्टम बिगड़ जाएगा, जो आज की डेट में बिगड़ रहा है, ठीक है। अब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर हो गई तो क्या होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज सर्टेन हैबिटेड। अगर भाई बहुत सारे ऐसे जंगल्स हैं जो कटते चले जा रहे हैं, तो जहां पे वो स्पीसीज रहती थी स्पेसिफिक, वो क्या होंगी, मर जाएंगी कि नहीं मर जाएंगी। लोग तालाब खत्म के दर मछलियां कहाँ रहेंगी, क्रोकोडाइल्स कहाँ रहेंगे, है ना। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ द प्लांट, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, प्लांट्स खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे। एनिमल स्पीसीज, भाई जंगलों में जानवर रहते हैं, जब जंगल ही नहीं तो जानवर कहाँ जिंदा बचेंगे। लॉस कैन बी आइदर रिवर्सिबल और परमानेंट। कई बार जो ये लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का, ये परमानेंट होता है, कई बार ये टेम्परेरी होता है, मींस रिवर्सिबल होता है ना। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव बीन द मेजर कॉज ऑफ लॉस बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। और मैं कहता हूं 100%, मेजर कॉज नहीं, 100% कॉज सिर्फ और सिर्फ जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन की वजह से होती है। विच लीड्स टू सडन चेंज, जिसकी वजह से सडन चेंज, क्लाइमेट कॉजिंग बिग थ्रेट बायोडाइवर्सिटी। सडन चेंज आता है, ठंडी के सीजन में बारिश हो जाती है, गर्मी पड़ती है तो पड़ती ही चली जाती है ना। तो ये क्लाइमेटिक चेंज सडनली होते हैं, क्यों, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो विलुप्त हो रही हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं, ठीक है। देयर हैज ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रोइंग द पॉपुलेशन, लीडिंग ग्रेटर वेस्ट जनरेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन लोगों की बढ़ेगी, ह्यूमन बींग्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन के लिए, शहरीकरण के लिए जंगलों को काटते जाएंगे, जंगल में रहने वाले जीव जंतु कम हो जाएंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, चीजों की जरूरत, घरों की जरूरत ज्यादा है, पानी के रिसोर्सेज की जरूरत ज्यादा पड़ती है, लकड़ियों की जरूरत ज्यादा पड़ती, तो ह्यूमन बीइंग अपने मतलब के लिए इन सब चीजों को खत्म करता चला जा रहा है। कॉज क्या है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी के लॉस का? मेजर कॉज नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इकोसिस्टम प्ले। भाई जो नेचुरल हैबिटेट है, जंगल है, तालाब है, पहाड़ है, ये सब का नेचुरल हैबिटेट है, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके प्लांट से लेके जानवर से लेके सभी लोग रहते हैं। जब इनका लॉस हो जा रहा है, ये कम पड़ जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मेजर रोल होता है।
सेवरल ट्रीज कट डाउन एवरी ईयर, बहुत सारे जंगल्स हैं इंडस्ट्रीज के लिए, हाईवे बनाने के लिए, सेटलमेंट बनाने के लिए, और भी बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से बहुत सारे जंगल हर साल काटे जाते हैं। ठीक है, एज रिजल्ट स्पीसीज, अब जाहिर सी बात है उनमें रहने वाली जो स्पीसीज है वो भी खत्म हो जाएंगी। हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, लोगों को बड़ा शौक है वाइल्ड एनिमल्स को मारने का, शिकार करने का। क्यों? क्योंकि उनकी चमड़ी, किसी की सींग, किसी का कोई पार्ट जो है बिकता है मार्केट में, है ना। तो हंटिंग की वजह से भी बहुत सारी ऐसी, भाई अभी जैसे कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी कि बहुत सारे राइनासोर्स इंडिया के अंदर मार दिए गए थे, है ना। जबकि मारना गुनाह है, फिर भी लोग अपने मतलब के लिए चुपचाप हाथियों को मार देते हैं, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मेडिसिनल प्लांट, अब ज्यादा से ज्यादा हर्बल एक्सट्रैक्ट के लिए है मेडिसिनल प्लांट का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, जरूरत से ज्यादा नष्ट करते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट हैं जो एक्सटिंक्ट, विलुप्त होते चले जा रहे हैं, है ना। लेबोरेटरी पर्पस के लिए बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो बिल्कुल इन लोगों ने खत्म कर दी। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो इनके लिए सेक्रीफाइस किए जाते हैं, है ना। तो एनिमल्स कम हो रहे हैं। नेचुरल कैलमेटाइज अलग होती हैं, अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं कहीं जंगल में आग लग जाती है ना, जो भी एक रीजन होता है। मतलब नेचुरल कैलमेटाइज भी एक रीजन है, लेकिन सबसे बड़ा रीजन ह्यूमन है। एयर पॉल्यूशन बहुत बड़ा लॉस है, किसके लिए? बायोडाइवर्सिटी के लिए। रैपिड कटिंग, जब पेड़ लगातार कटते चले जाओगे तो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग, आज की डेट में लोग कहते हैं गर्मी बहुत पड़ रही है। क्यों पड़ रही? अरे जो गर्मी कंज्यूम कर सकते हैं उनको तो आप खत्म करते चले जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग ही तो होगी। जो गैसियस सिस्टम का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं प्लांट, वो प्लांट कम होते चले जा रहे हैं, बहुत सारे डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम होते चले जा रहे हैं। तो ये इशू तो आना ही आना है। ठीक है, अब इनको बचा कैसे सकते हो? जो डिफॉरेस्टेशन है उसको अवॉइड करो, डिफॉरेस्टेशन मत करो। गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए कि कोई भी जंगल काटेगा नहीं। कोई एक पेड़ को काटने की इजाजत तभी दी जाए जब वो 2 पेड़ लगाए, और इन 2 पेड़ की 5 साल बाद रिपोर्ट बताए। अगर 5 साल बाद इन 2 पेड़ में से कोई भी एक पेड़ सूख गया तो इसके ऊपर फाइन लगाओ 1 लाख का। इतना बड़ा फाइन लगा दो कि ये जी जान लगा दे और ये 2 पेड़ सूखने ना पाए, तब तो बच सकता है। गवर्नमेंट अपना इनिशिएशन नहीं लेगी तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, फॉलो द रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। चीजों को रीयूज और रिसाइकिल करना चाहिए। कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। नेचुरल रिसोर्सेस उनको बचा के रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्रिएशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, ये सब बनाने चाहिए ताकि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं, तरह तरह की प्रजातियां हैं, वो वहां पे रह सकें। क्रिएशन ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व्स, है ना, बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व्स, रिजर्वायर्स, रिजर्व्स करके बनाने चाहिए ताकि हम बायोडाइवर्सिटीज को बचा सकें। अब बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट की बात करें। देखो हॉट स्पॉट क्या है, देखो 4 हॉट स्पॉट बनाए गए हैं इंडिया के अंदर। हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन इंक्लूड्स, हिमालयन रीजन में क्या क्या आता है इसमें? इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, पाकिस्तान और म्यांमार। ठीक है, ये हिमालयन रीजन के आते हैं। हॉट स्पॉट उन्हीं को बताते हैं जहां नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत सारी ज्यादा होती हैं, उनको हम बोलते हैं ये हॉट स्पॉट एरिया है। इंटरनेट हॉट स्पॉट शेयर करते हो ना, है ना, मतलब बहुत क्रूशियल एरिया है, यहाँ पे अभी भी नंबर ऑफ स्पीसीज काफी हैं, इसलिए इसको हॉट स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, इंटायर रीजन ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न एरिया। अब वेस्टर्न एरिया बहुत बड़ा है। वेस्टर्न एरिया रेफर्स द सह्याद्री हिल, समझे, सह्याद्री हिल्स बहुत बड़ी है लोकली। मेड ऑफ द मालाबार प्लेन्स, मालाबार प्लेन्स नाम सुना होगा। ग्रुप ऑफ द बहुत सारे माउंटेन्स जो 30-40 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। लैंड है पैरेलल टू इंडिया वेस्टर्न कोस्ट, इंडिया के बगल में जो पैरेलल वेस्टर्न कोस्ट है, इधर देखो ध्यान से, ये है आपका हिमालयन रीजन। एक सेकंड, देखो ये है आपका हिमालयन रीजन। कौन सा? हिमालयन रीजन। ठीक है, ये है आपका इंडो बर्मा रीजन, ये है आपका वेस्टर्न घाट। ये देखो वेस्टर्न घाट इंडिया के बगल में भी चला आ रहा ना,
तो इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट, है ना। तो पैरेलल टू द इंडियाज वेस्टर्न कोट, ये वाला, दिस वन, ठीक, विद जस्ट 30 किलोमीटर प्लग गैप इन 1600 किलोमीटर फ्रॉम द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, मीन्स काफी दूर तक, गुजरात के आसपास से लेके काफी दूर तक 16,000 या 1,60,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन सा? वेस्टर्न घाट। इंडो बर्मा घाट की बात करें, इंडो बर्मा घाट जो हमने बताया, ये दिस वन, है ना, बर्मा के आसपास की खाड़ी एरिया। इट कवर्स द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन एक्सक्लूडिंग द असम, असम को छोड़ के बाकी का नॉर्थ ईस्ट रीजन कंप्लीट इसने कवर किया। इट कवर्स द रीजन ऑफ द म्यांमार को ये भी कवर करता है, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, साउथ ऑफ चाइना, ये कवर कर, ये रीजन्स हैं, खाली समझ लो इनको, बहुत रटने की जरूरत नहीं, बहुत एक दो भूल भी जाओगे तो कुछ फर्क ना पड़ता। ग्रेटेस्ट थ्रेट दिस हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी, ग्रेटेस्ट थ्रेट इंडो बर्मा रीजन में क्यों होता है? बायोडाइवर्सिटी, भाई फ्लडिंग बहुत आती है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बहुत होता है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है वहाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कंजम्पशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, है ना, ओके, बिल्डिंग, मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई कैसे थ्रेट होता है बायोडाइवर्सिटीज का? आप इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन करने जाओगे वहां पे, है ना, बहुत सारे डैम्स बनाए जाते हैं, हाईवे बनाए जाते हैं, पोर्ट्स बनाए जाते हैं, जिनकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज होता है, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म करके ये सब चीजें बनाते हैं। इंडो बर्मा जो रीजन होता है, कमर्शियल टिम्बर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, रैंक सेकंड अमंग द कॉज डिफॉरेस्टेशन। तो जो कमर्शियल टिम्बर का काम होता है, शटरिंग वगैरह का काम होता है, लकड़ियों का काम होता है, वो सेकंड मोस्ट रीजन होता है, काहे का? सेकंड मोस्ट रीजन होता है डिफॉरेस्टेशन करने का। तो बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन इस एरिया में हो रहा है बड़े लेवल पे, ठीक है। अब तीसरा आता है सुडालैंड, क्या बोलते हैं इसको? सुडालैंड बोलते हैं। देखो हमने वेस्टर्न घाट देख लिया, हमने कहा 4 रीजन है ना, हिमालयन देखा, वेस्टर्न घाट देखा, इंडो बर्मा देखा, अब जो है सुडालैंड। अब सुडालैंड देखो बहुत फैला हुआ है, देखो मलेशिया पेनिनसुला, है ना, साउथ चाइना से सुमात्रा, बॉर्नियो और थोड़ा सा पोर्शन हमारे इंडिया का भी सुडालैंड में आता है। भाई क्या है? सुडालैंड इज द हॉट स्पॉट इंक्लूड द वेस्टर्न हाफ इंडो मलियन चिक प्लेस विच इज मेड अबाउट, ये मलेशिया के आसपास 17,000 इक्वेटोरियल आइसलैंड, कितना? 17,000। बर्नियो कितना है भाई? बर्नियो है 7,25,000, ये है बर्नियो, इतने किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर सुमात्रा की बात करें, दिस वन इज द सुमात्रा। सुमात्रा इज द लार्जेस्ट आइसलैंड, देखो कितना बड़ा दिख रहा है, देखने में ही लग रहा है कि सबसे बड़ा है जितने ये हैं, लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड, ठीक, 4,27,300 स्क्वायर किलोमीटर। ऑलमोस्ट ऑल मलेशिया इंक्लूडिंग द मलिया पेनिसुलर, ईस्ट मलेशिया, स्टेट ऑफ द सारावक एंड द सिंगापुर, द टिप ऑफ द मलिया पेनिसुला, बर्निया, है ना, ये इंडोनेशिया, ये सारे एरिया हैं जिनको सुडालैंड बताया गया है ना, ये भी ये हॉट स्पॉट है। बर्नियो, सुमात्रा, जावा और बाली, ठीक, ये सब है इंडोनेशिया का पार्ट है। इंडिया इज द चार्ज ऑफ द निकोबार, इंडिया का जो है निकोबार द्वीप समूह, ये भी सुडालैंड में इंक्लूडेड, हमने कहा ना इंडिया का भी कुछ पार्ट जो है इसमें इंक्लूडेड है। स्टनिंग फ्लोरा वाइल्ड लाइफ, स्टनिंग फ्लोरा वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फाना, है ना, फ्लोरा क्या? प्लांट्स, फाना मतलब एनिमल्स। सुडालैंड हॉट स्पॉट बीइंग द रैपिडली डिस्ट्रॉयड, ये सब हॉट स्पॉट, यहाँ वैरायटी बहुत ज्यादा थी स्पीसीज की, लेकिन अब बहुत तेजी से ये डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ग्लोबल ट्रैफिक इन एनिमल, ग्लोबल एनिमल ट्रैफिकिंग हो रही है। यूज ऑफ टाइगर्स, मंकी, टर्टल्स, है ना, क्यों? क्योंकि इनका खाना बनाया जा रहा है, मेडिसिन बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इनकी ट्रैफिकिंग बहुत हो रही है, इलीगल तरीके से इनकी स्मगलिंग चल रही है। ओनली इन दिस एरिया ऑफ द, इसी एरिया में ओरंगुटान जो है आपको इस सुडालैंड एरिया में ज्यादा मिलते हैं, खाली बाकी सब जगह से ये लगभग एक्सटिंक्ट हो गए हैं। देयर पॉपुलेशन इज रैपिडली डिक्लाइन,
इंडोनेशिया, आइसलैंड, जावा एंड सुमात्रा, बहुत तेजी से इनकी अभी भी जो जनसंख्या है वो घटती चली जा रही है। होम टू सम ऑफ द फाइनल रिफ्यूजीज टू साउथ ईस्ट एशियन राइनो स्पीसीज। एशियन राइनो स्पीसीज भी जो है लगभग एक्सटिंक्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग इनको शिकार बहुत तेजी से कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए, दवा बनाने के लिए इनकी ट्रैफिकिंग बहुत कर रहे हैं, क्योंकि जो है इनकी बॉडी के पार्ट्स काफी महंगे बिकते हैं। मेजर थ्रेट की बात करें, मेजर थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हिंदी में देख लें उसी चीज को हम, है ना। मानव प्राचीन काल से ही अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक सुविधाओं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीव जगत पर निर्भर है ना, इन्हीं सब चीजों पर निर्भर करते हैं। लेकिन विकास के साथ वो पारिस्थितिक संबंधों की, ये जो इकोलॉजिकल इकोसिस्टम है हमारा, जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ह्यूमन बीइंग इसकी अनदेखी करते हैं और जो प्राकृतिक संसाधन है उसको अंधाधुंध तरीके से उपयोग करते हैं। डिफॉरेस्टेशन तो करेंगे लेकिन फॉरेस्टेशन नहीं, पेड़ एक भी नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से इनकी बहुत सारी स्पीसीज हैं जो लगभग विलुप्त हो गई हैं। ओके, चेंज इन द क्लाइमेट हो जाता है। क्या होता है भाई, मेजर थ्रेट्स क्या है? चेंज क्लाइमेट, जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, कभी कभी ठंडी बहुत पड़ती है। चेंज इन द हैबिटेट, नेचुरल रिसोर्सेज डिफॉरेस्टेशन करते जाओ उनके हैबिटेट चेंज हो जाते हैं। भाई पहाड़ काट दोगे, पहाड़ खत्म हो गए, जंगल काट दोगे, जंगल खत्म हो गए। पॉल्यूशन एंड न्यूट्रिएंट्स लोडिंग, भाई जाहिर सी बात है जब सुख सुविधा, ये जो चेंज है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, ये जब बिगड़ जाएगा, प्लांट्स कम हो जाएंगे, डिकम्पोजर्स कम हो जाएंगे, तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। पॉल्यूशन कम करने का काम प्लांट्स करते हैं। न्यूट्रिएंट्स लोडिंग का काम कम होगा, है ना। फर्टिलिटी, भाई जाहिर सी बात है डिकम्पोजर कम हो जाएंगे तो फर्टाइल रेशियो, जो न्यूट्रिएंट्स लोड करते हैं, डिकम्पोज करते हैं चीजों को, ना के बराबर, है ना। एलियन इन्वेसिव स्पीसीज, बाहर से स्पीसीज नई अगर इन्वेड होके आती हैं तो वो लोकल को नुकसान पहुंचाती हैं। एलियन स्पीसीज इन्वेजन, द डिक्लाइन, द एक्सटिंक्शन ऑफ द नेटिव स्पीसीज ब्रॉट अबाउट द डेलिब्रेट एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन एलियन स्पीसीज। अचानक से कोई बाहर से कोई स्पीसीज आती तो लोकल की स्पीसीज को नुकसान पहुंचाते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, किसी भी जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनकी लगातार हार्वेस्टिंग करके उनको नुकसान पहुंचाना है। भाई कोयला हो गया, ये सब क्या जरूरत से ज्यादा अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो जाहिर सी बात है बायोडाइवर्सिटी के लिए मेजर थ्रेट होंगे। जैसे प्राकृतिक समस्याएं हैं, मेजर थ्रेट्स क्या है? प्राकृतिक समस्याएं, हिंदी में समझो। प्राकृतिक समस्याओं में आंधी आ गया, तूफान आ गया, हिमपात हो गया, आग लग गई, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, ज्वालामुखी हो गया, इन सब चीजों की वजह से भी बहुत नुकसान होता है। ये सब भी बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट है। भाई मानव जनित समस्याएं, ह्यूमन बीइंग जो समस्याएं पैदा करता है, ह्यूमन बीइंग ने क्या क्या समस्या? आवास का ह्रास मीन्स नेचुरल हैबिटेट। इंसान अपनी चीजों को बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए पेड़ को तोड़ देता है, पेड़ काट देता है, उस पेड़ पे न जाने कितने रिसोर्सेज हैं, उनका ध्यान न रखते हुए नष्ट करता चला जाता है, तो आवास का ह्रास हो जाता है, हैबिटेट का लॉस होता है। वन्य जीवों की अंधाधुंध शिकार यानी हंटिंग बायोडाइवर्सिटी के लिए मेजर थ्रेट है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने भोजन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जीव जंतुओं का शिकार करता चला आया है। मानव इन वन्य जीवों के शिकार द्वारा जैसे चमड़ा इस्तेमाल करता है, सींग इस्तेमाल करता है, इनके पंख है, मांस है, दवाइयां और अन्य कॉस्मेटिक बनाने के लिए इनका हंटिंग करता है, इनका शिकार करता है, इनकी ट्रैफिकिंग करता है। आज विश्व बाजार में गैंडे की सींग की कीमत लगभग $15,000 है। $15,000 यानी 15,000 इंटू 80 रुपया, इतना रुपीस हो जाएगा। सोच के देखो, एक सींग की कीमत किसकी? राइनासोर्स की, लाखों में, है ना। इसलिए अंधाधुंध शिकार किए जाते हैं। गैंडे और हाथियों के जो प्रजातियां हैं वो संकटग्रस्त हो गई हैं। विदेशी नवीन जातियों का समावेश, इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जॉटिक स्पीसीज, जो एलियन स्पीसीज की बात कर रहे थे। जब किसी प्राकृतिक आवास में किसी बाहरी या विदेशी जाति का समावेश किया जाता है तो वहां के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। आपके घर में कोई दूसरा आके रहने लगे तो जो आपका सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम पे फर्क पड़ता है।
भाई 4 लोग एक घर में रह रहे हैं, अगर 2 लोग बाहर के आ जाएं जो अलग सिस्टम के हैं तो आपको दिक्कत होगी, राइट? तो वही चीजें यहाँ पे हैं। उस आवास की मूल जातियों के लिए भोजन स्थान, भाई जाहिर सी बात है वो कंपटीशन शुरू हो जाएगा ना भाई, दूसरा कोई आएगा वो अपने लिए सुविधाएं बनाएगा, आप अपने लिए बना रहे हो। तो जो लोग वहां पहले से रह रहे हैं उनके लिए जो पहले फ्रीली एक छत्र राज्य था वो खत्म हो जाएगा, राइट? तो इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक या एलियन स्पीसीज प्रॉब्लम होती है, ये सब मेजर थ्रेट्स हैं। तो इस तरीके से सिंपल शब्दों में बायोडाइवर्सिटी 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा, बिल्कुल लिखने की जरूरत और रटने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ में एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कर दूंगा, किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके बता सकते हो। ओके, बाय।